नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हम कवर करेंगे और आज हम पढ़ने वाले हैं स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष को। मेनली हमारा फोकस इसमें रहेगा कांग्रेस की स्थापना के ऊपर और कांग्रेस के जितने भी इम्पॉर्टेंट अधिवेशन हुए हैं उनके ऊपर हमारा फोकस रहने वाला है। तो यह टॉपिक आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट मैं आपको बताते चलूँगा इनको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक ज़रूरी सूचना दे दूं, अभी तक जितनी भी क्लासेस मैंने पीईटी 2022 के लिए ली हुई हैं इनका अगर आपको पेड पीडीएफ चाहिए होगा मात्र 299 रुपये में, तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, केवल मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। मात्र 299 रुपये में आपको 9 महीने का करंट अफेयर्स दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल का पीडीएफ दिया जाएगा, जीके जीएस जीए का पीडीएफ आपको दिया जाएगा सिलेबस के अनुसार और हिंदी का पीडीएफ आपको सिलेबस के अनुसार दिया जाएगा। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। कांग्रेस की स्थापना को देखने से पहले कुछ पूर्व में जो संस्थाएं काम कर रही थी उनको आइए देख लेते हैं। तो कांग्रेस से पूर्व स्थापित होने वाली राजनीतिक संस्थाएं, तो 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। दादा भाई नौरोजी भारत के प्रथम आर्थिक विचारक थे। आप याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी भारत के प्रथम आर्थिक विचारक थे जिन्होंने भारत में गरीबी के लिए भारत से निरंतर हो रहे धन के निष्कासन को जिम्मेदार माना था। तो इनके द्वारा जो है ड्रेन थ्योरी भी दी गई थी कि किस प्रकार से भारत दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है और ब्रिटेन के अधिकारी और ब्रिटेन किस प्रकार से दिन प्रतिदिन अमीर होते जा रहा है। तो यह जो वेल्थ, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा धन के निष्कासन का सिद्धांत भी दिया गया था। इसके अलावा इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जो कई बार एग्जाम में पूछी गई है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आप याद देखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक को भी जो है दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। इसके अलावा कुछ और पुस्तकें भी लिखी गई हैं दादा भाई नौरोजी के द्वारा, जैसे रफ्त गुप्तार हो गई। इसके अलावा वॉइस ऑफ इंडिया, इन पुस्तकों को भी लिखा गया है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो धन के निष्कासन का सिद्धांत भी दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इसके बाद 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष के द्वारा इंडियन लीग की स्थापना की गई। इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था की जो स्थापना है सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने 1876 ईस्वी में की थी। तथा इंडियन एसोसिएशन को जो है कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था भी कहा जाता है। आप याद देखिएगा, कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था किसे माना जाता है? तो इंडियन एसोसिएशन को, जिसकी स्थापना 1876 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। इसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस के द्वारा स्थापित की गई इंडियन एसोसिएशन के द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम से एक अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन 1883 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद अगली एक इम्पॉर्टेंट संस्था है जो कई बार एग्जाम में पूछी गई है, मद्रास महाजन सभा। इसका गठन किया गया था 1884 ईस्वी में। M.V. राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर तथा P. आनंद चार्लू, इन तीनों के द्वारा मिलकर जो है मद्रास महाजन सभा का गठन किया गया था 1884 ईस्वी में। तो ये डेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में मद्रास महाजन सभा के बारे में पूछा गया है। इसके बाद फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी तथा केटी टेलंग के सम्मिलित प्रयासों से बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1885 में। तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो है 1885 में किसके द्वारा की गई थी? तो फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी तथा केटी तेलंग के द्वारा। तो कांग्रेस से पूर्व स्थापित होने वाली जो भी राजनीतिक संस्थाएं थी उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अब हम कांग्रेस की स्थापना के बारे में बात करेंगे। तो कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1885 में जो है कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ये डेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और किसके द्वारा की गई थी? तो A.O. ह्यूम के द्वारा। आप याद देखिएगा, A.O. ह्यूम के द्वारा जो है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी तथा इसका जो पहला अधिवेशन था 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। 28 दिसंबर यहाँ पे लिख लीजिएगा आप एग्जैक्ट डेट भी। तो 28 दिसंबर 1885 में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, कहाँ पर, तो यह जो गोकुलदास संस्कृत विद्यालय था यहीं पे जो है कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। कितने, तो 72 प्रतिनिधियों ने जो है कांग्रेस के इस अधिवेशन में हिस्सा लिया था। तथा कांग्रेस के पहले अधिवेशन की जो अध्यक्षता है व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी के द्वारा की गई थी। WC बनर्जी को हम, इनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी के नाम से भी जानते हैं। तो इन्हीं के द्वारा कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता भी की गई थी। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद कांग्रेस का मजाक उड़ाते हुए ब्रिटिश अधिकारी लॉर्ड डफरिन कहते हैं कि कांग्रेस जो है यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की एक संस्था है। तो आप याद रखिएगा। और कांग्रेस का मजाक उड़ाते हुए जो लॉर्ड डफरिन था उसके द्वारा यह कहा गया, उस समय यह वायसराय था जब कांग्रेस की स्थापना की जा रही थी, तो उस समय यह लॉर्ड डफरिन जो था वायसराय था। तो इसी के द्वारा जो है कांग्रेस का मजाक उड़ाते हुए कहा गया कि कांग्रेस जो है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की एक संस्था है। तो ये कथन आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। तो यह लॉर्ड डफरिन के द्वारा कहा गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। एक कथन और फेमस है जो बाद में कहा गया था कर्जन के द्वारा। तो कर्जन आपका 1905 में बंगाल विभाजन का जिम्मेदार माना जाता है। कर्जन उस समय वायसराय हुआ करता था कर्जन। तो कर्जन के द्वारा भी एक कथन कहा गया था 1900 में ही। तो कांग्रेस के बारे में कर्जन ने क्या कहा था? कर्जन ने कहा था कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। तो यह कथन कहा गया था कर्जन के द्वारा कांग्रेस के संबंध में। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। इसके बाद कांग्रेस में 2 चरण चलते हैं। एक चरण आपका रहता है 1885 से 1905 तक का, जिसमें उदारवादी कांग्रेस पर हावी रहते हैं। फिर 1905 से 1919 तक कांग्रेस पर उग्रवादी हावी रहते हैं। तो आइए उग्रवादी चरण के बारे में बात कर लेते हैं और उदारवादी चरण के बारे में बात कर लेते हैं। तो उदारवादी चरण कब से कब तक चलता है कांग्रेस में? तो 1885 से लेकर 1905 तक जो है कांग्रेस में उदारवादी चरण चलता है। उदारवादी से मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? नरमपंथी नेता उस समय हावी रहते हैं इस वर्ष के दौरान। तो प्रमुख नरमपंथी नेता या उदारवादी नेता कौन थे कांग्रेस के? तो दादा भाई नौरोजी हो गए, रनाडे हो गए, फिरोज शाह मेहता हो गए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो गए, मदन मोहन मालवीय हो गए। ये जो है उदारवादी नेता माने जाते थे कांग्रेस के। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। तथा ये जो है ब्रिटिश सरकार के सामने प्रार्थना पत्र दिया करते थे, स्मरण पत्र दिया करते थे, प्रतिवेदन दिया करते थे तथा अपने शिष्टमंडल के द्वारा सरकार तक यानी कि ब्रिटिश तक अपनी मांग को पहुंचाने का कार्य करते थे, यानी कि विनम्रता पूर्वक ये अपना कार्य करते थे। इसी कारण से इनको हम नरमपंथी नेता भी कहते हैं या उदारवादी नेता भी कहते हैं। तो ये उदारवादी नेता कौन कौन से थे, इनका नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इनको आप याद कर लीजिएगा, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद 1905 से लेके 1909 ईस्वी तक कांग्रेस में उग्रवादी गर्मपंथी नेता हावी रहते हैं। तो 3 नेता के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे जो उग्रवादी नेता थे और गर्मपंथी नेता थे। लाल बाल पाल के नाम से ये फेमस हैं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, इनको जो है लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है और ये उग्रवादी नेता माने जाते हैं। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है 1893 ईस्वी में, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1893 ईस्वी में गणपति उत्सव तथा 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव के द्वारा लोगों में राष्ट्रवादी भावना जगाने का प्रयास किया गया। वर्तमान में आप देख पा रहे होंगे गणेश उत्सव जो महाराष्ट्र वगैरह मनाया जाता है, इसकी शुरुआत जो है तिलक के द्वारा ही की गई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। 1893 में
गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव की जो शुरुआत है लोगों में, जनता में राष्ट्रवादी भावना को जगाने के लिए किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखना है। इसके बाद तिलक एकमात्र अधिवेशन कांग्रेस का था अमृतसर अधिवेशन 1919 का, जिसमें इन्होंने अंतिम रूप से भाग लिया था। इन्होंने अध्यक्षता नहीं की थी। आप याद रखिएगा, तिलक ने किसी भी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। बहुत बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन के तौर पर आपको 4 लीडर के नाम दे दिए जाएंगे, जिनमें से एक नाम आपको मिलेगा बाल गंगाधर तिलक का, और आपसे प्रश्न में पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कभी भी नहीं की है। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की गई थी। ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। केवल इन्होंने भाग लिया था, लेकिन इन्होंने किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करी थी। तो अमृतसर का जो अधिवेशन हुआ था 1919 का, अंतिम रूप से इन्होंने इसमें भाग लिया था, क्योंकि अगले ही वर्ष इनका निधन हो जाता है अगस्त 1920 में। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। तो तिलक की जो मृत्यु थी यह 1 अगस्त 1920 को हो गई थी। इसी दिन जो है आपका असहयोग आंदोलन भी स्टार्ट किया गया था, और जिस दिन असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो गई थी, तथा तिलक की अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। तो ये इम्पॉर्टेंट बेसिक फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अब हम जो भी इम्पॉर्टेंट कांग्रेस के अधिवेशन बन सकते हैं उनको यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। तो ये अगला जो यहाँ पे अधिवेशन है, यहाँ से एक प्रश्न तो आप मान के ही चलिए कि एक प्रश्न आपके पीईटी की परीक्षा में पूछा ही जाएगा। तो आइए कांग्रेस के इम्पॉर्टेंट अधिवेशनों को देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो कांग्रेस का अधिवेशन था यह किस वर्ष में हुआ था? तो कांग्रेस का जो सबसे पहला अधिवेशन था यह हुआ था 1885 ईस्वी में, बम्बई में हुआ था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में आयोजित हुआ था। बम्बई के 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था और इसके सचिव थे A.O. ह्यूम। द्वितीय अधिवेशन इसका 1886 में कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है आपस में विलय हो गया था 1886 में। और तीसरा इसका अधिवेशन मद्रास में हुआ था 1887 में। बदरुद्दीन तैयबजी ने इसकी अध्यक्षता करी थी और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयबजी इसकी अध्यक्षता करने वाले कांग्रेस की। इलाहाबाद का अधिवेशन हुआ था चौथा वाला 1888 में। जॉर्ज यूले ने जो है कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, जिनके द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करी गई थी। इसके बाद 1890 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था और फिरोज शाह मेहता ने इसकी अध्यक्षता करी थी। और इसकी खास बात क्या है तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। तो इसकी खास बात भी आपको याद रखनी है। 1890 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता करी गई थी फिरोज शाह मेहता के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा। फिर 1896 में कलकत्ता अधिवेशन कहाँ पर हुआ और कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करी गई थी रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा। और इसमें पहली बार जो है वंदे मातरम गाया गया था। प्यार देखिएगा, वंदे मातरम पहली बार 1896 ईस्वी में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता करी गई थी रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा। इसके बाद 1905 का अधिवेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1905 में आपको पता होगा स्वदेशी आंदोलन हमारे देश में चल रहा था। तो 1905 में बनारस अधिवेशन होता है। किसकी अध्यक्षता में? कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन था यह गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में आयोजित किया गया तथा इसमें बंग भंग की आलोचना की गई, यानी कि बंगाल विभाजन की जो है इसमें आलोचना की गई और स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया था इस बनारस अधिवेशन में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट अधिवेशन है 1906 का कलकत्ता वाला। इसकी अध्यक्षता करी गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कांग्रेस का मूल लक्ष्य जो है स्वराज प्राप्ति घोषित किया गया था इस कलकत्ता अधिवेशन में। 1907 का अधिवेशन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि 1907 के अधिवेशन में ही कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो जाती है, नरम दल और गरम दल। यानी कि कांग्रेस का विभाजन जो है 1907 में हो जाता है। सूरत में इसका अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता करी गई थी रास बिहारी घोष के द्वारा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसको हम
सूरत स्प्लिट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सूरत का जो अधिवेशन हुआ था इसी में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो जाती है, एक भाग नरम दल और एक भाग गरम दल का बन जाता है। फिर 1915 में बम्बई अधिवेशन होता है। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता करी थी। लॉर्ड वेलिंगटन ने इसमें भाग लिया था। क्या देखिएगा, लॉर्ड वेलिंगटन ने 1915 के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। 1916 का भी कांग्रेस अधिवेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह दो कारणों से काफ़ी न्यूज में था। पहला कारण था कि कांग्रेस पुनः एक हो जाती है, नरम दल और गरम दल पुनः एक हो जाते हैं कांग्रेस में। दूसरा कारण था इसकी फेमस होने का कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता होता है। तो लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1916 का, इसकी अध्यक्षता करी गई थी अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वही यहाँ पे लिखी गई हैं। नरम दल व गरम दल का एकीकरण हो जाता है, पुनः कांग्रेस एक हो जाती है, तथा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य भी समझौता होता है इसी लखनऊ अधिवेशन के दौरान ही। इसके बाद 1917 का अधिवेशन कलकत्ता में होता है। एनी बेसेंट ने इसकी अध्यक्षता करी और यह प्रथम महिला अध्यक्ष थी जिनके द्वारा कांग्रेस के किसी भी सेशन की अध्यक्षता करी गई थी, प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। फिर 1920 में नागपुर का सेशन होता है। वी राघवाचारी ने इसकी अध्यक्षता करी थी तथा असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन इसमें किया गया था 1920 के नागपुर अधिवेशन में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा 1920 के दौरान ही आपका असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो गया था। 1924 में आपका बेलगाम सेशन हुआ था तथा यह एकमात्र सेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था। महात्मा गांधी ने जिसकी अध्यक्षता करी थी 1924 का बेलगाम अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद 1925 का अधिवेशन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका आयोजन किया गया था कानपुर में तथा इसकी अध्यक्षता करी गई थी सरोजिनी नायडू के द्वारा तथा यह प्रथम महिला अध्यक्ष थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू, जिनके द्वारा कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता करी गई थी। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। और एनी बेसेंट प्रथम महिला थी जिनके द्वारा कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता करी गई थी। अगर प्रथम महिला पूछ ले तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। अगर प्रथम भारतीय महिला पूछ ले तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। तो दोनों अलग अलग है, दोनों को आप याद रखिएगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये दोनों महिलाएं हैं जिनके द्वारा कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता करी गई थी। फिर 1927 में मद्रास अधिवेशन होता है। M.A. अंसारी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव इसमें पारित किया गया था। 1929 का लाहौर अधिवेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता करी थी और 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग करी थी 1929 ईस्वी में। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। और इस सेशन की जो अध्यक्षता है जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। और कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में, जिसकी अध्यक्षता करी गई थी वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। इसकी खास बात क्या थी, तो मौलिक अधिकार के प्रस्ताव इसमें पारित किए गए थे तथा गांधी इरविन पैक्ट को इसमें अनुमोदन मिला था इस कराची सेशन में ही। फिर 1936 में जो है कांग्रेस के दो सेशन होते हैं, एक अप्रैल में होता है और एक दिसंबर में आपका होता है। तो अप्रैल 1936 में लखनऊ में इसका सेशन होता है जिसकी अध्यक्षता की जाती है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और 1936 में दिसंबर में फैजपुर में कांग्रेस का सेशन होता है, फिर से जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता करी जाती है। तो फैजपुर सेशन जो है पहला सेशन था कांग्रेस का जो गांव में हुआ था। इसके बारे में आप याद रखिएगा। यह कांग्रेस का पहला सेशन था जो गांव में हुआ था, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, जिसकी अध्यक्षता करी गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसके बाद 1938 का वर्ष आता है जहाँ पे कांग्रेस का जो अधिवेशन है हरिपुरा में आयोजित किया जाता है। और इस हरिपुरा सेशन की जो अध्यक्षता है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। और इसकी खास बात क्या थी, इस हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन नीति पारित की गई थी, लाई गई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद 1939 का सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सेशन में जो है कांग्रेस में थोड़ा सा मतभेद हो गया था। इसको हम त्रिपुरी संकट के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, लेकिन कुछ कारणों से सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया और बाद में इनके इस्तीफा दिए जाने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इस सेशन की अध्यक्षता करी गई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसको हम त्रिपुरी संकट के नाम से जानते हैं, तो आप याद रखिएगा।
इसके बाद ये दोनों सेशन तो आप रट लीजिएगा पूरी तरह से। सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, 1940 से लेकर 1946 तक, सबसे ज़्यादा समय तक, आप इसे याद रखिएगा। फिर आज़ादी के समय, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो 1946 में मेरठ अधिवेशन हुआ था, तो इसके अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी, और आज़ादी के समय JB कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो जो भी इम्पोर्टेंट सेशन बन सकते थे कांग्रेस के, उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। कांग्रेस के सेशन से, कांग्रेस के अधिवेशन से आपके एग्जाम में एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो जितने भी इम्पोर्टेंट अधिवेशन मैंने कांग्रेस के बताए हैं, इनको कम से कम आप याद कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।